जी हाँ, मैथमेटिक्स विद आर के में आपका स्वागत है। आज से हम क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, जिसे इंग्लिश में सेट कहते हैं, इसे शुरू करेंगे। और ये हरसूप शर्मा की पुरानी किताब है, क्योंकि अभी सिलेबस अपडेट हो गया है तो नए संस्करण में बस एक्सरसाइज का फ़र्क होगा। बाकी क्वेश्चन सारे मैच करेंगे, कंसेप्ट सारे सिखाएंगे, जिससे आप NCERT प्लस रेफरेंस बुक के कोई भी क्वेश्चन करना चाहेंगे बड़े आराम से बन जाएगा। इसमें क्या है, सबसे पहले चैप्टर नंबर जो सेट है आपका, इसको शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा के बारे में कि समुच्चय होता क्या है। तो इसकी बहुत आसान सी परिभाषा है क्या, कि वस्तुओं के सुपरिभाषित को इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइंड समूह या संग्रह भी बोल सकते हैं, समूह या संग्रह से तात्पर्य यहाँ पर है कलेक्शन से। कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं। तो पहले तो परिभाषा के हिसाब से समुच्चय को अच्छे से जानेंगे, फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि जो समुच्चय होता है, जैसे मैं सुपरिभाषित शब्द का मतलब क्या, पहली बात तो वस्तुओं और सुपरिभाषित शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सुपरिभाषित का मतलब हो जाता है कि ऐसा आंसर, ऐसा उत्तर जो हर जगह डिफाइंड हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से उसका जवाब बदल जाए। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप अगर जवाब देते हैं कि 35 बच्चे हैं। अब अगर 35 बच्चे हैं तो उसी प्रेजेंट टाइम में, तो उस टाइम पर अगर कोई सवाल पूछेगा, कोई दूसरा पूछता है कि बताइए, कोई प्रिंसिपल आके पूछ लेता है या कोई दूसरा टीचर के पूछता है क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 35 ही बताएगा वो। ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 35 बता रहा है, कोई 36 बता रहा है, क्योंकि अगर उस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पता है कि उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं। अगर ये भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आपका जवाब आएगा ए ई आई ओ यू। अब ये प्रश्न अगर किसी से भी किया जाएगा तो सबका जवाब एक जैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सबके हिसाब से अलग अलग आंसर आएगा, क्योंकि इसका आंसर ही AEIOU है। तो ये डिफाइंड है सभी चीज़ों के लिए, ये डिफाइंड है, आपको जवाब ही मिलेगा। दूसरे एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो आपको जवाब देना है 1, 3, 5, 7 और ये 9। ठीक है, ये हो जाएंगे। अभी मैं ब्रैकेट वगैरह सब लगाना बताऊंगा। अभी मैं ABCD समझ लीजिए समझा रहा हूँ इसकी समुच्चय की। तो 1, 3, 5, 7, 9। अब ये जवाब बदलेगा नहीं, किसी से भी पूछेंगे आपको यही बताएगा कि 1, 3, 5, 7, 9 होता है। तो समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल ऐसा लेता हूँ जो समुच्चय को नहीं बताएगा। जैसे मैं पूछूं कि विश्व के 10 खतरनाक जानवरों का समुच्चय बताइए। क्या पूछा मैंने? विश्व के 10 खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो हर व्यक्ति को जो जानवर है उसके हिसाब से उसकी लिस्ट अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए कोई भी जानवर अलग अलग हो सकता है। किसी ने बताया कि मुझे कुत्ते से, बिल्ली से और बहुत सारे जानवर से डर लगता है। ठीक है, लेकिन अगला कोई दूसरे से पूछा जाए ही सवाल तो वो कहेगा कि मुझे कुत्ते से डर नहीं लगता है, बिल्ली से भी डर नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सबकी जो मतलब जो सबका जो उत्तर है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसको हम समुच्चय नहीं बोलेंगे। समुच्चय का मतलब हुआ कि चाहे जिससे पूछे सबका जवाब एक जैसा आना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, एक और तरीके से इसको समझाया जा सकता है। जैसे अभी कह दिया जाए कि विश्व के 10 प्रसिद्ध क्रिकेटरों का समुच्चय बताइए। तो क्रिकेटर बोला गया है या क्रिकेटर न बोल के खिलाड़ी बोल दिया जाए, तो खिलाड़ी में अलग अलग गेम का भी बता सकता है वो। ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई बोल दे कि मुझे विराट कोहली पसंद है, रोहित शर्मा पसंद है, महेंद्र सिंह धोनी पसंद है। फिर दूसरी टीम के खिलाड़ी का भी नाम ले ले, वो कह दे मुझे विलियर्स पसंद है। ठीक है ना। तो इस तरीके से उसकी लिस्ट ही बन गई। अब कि यही सवाल किसी दूसरे बच्चे से पूछा जाए तो वो कहेगी मुझे तो सिर्फ अपने टीम इंडिया के खिलाड़ी ही पसंद है, सारे के सारे गिना दिए उसने, 10 नाम उसने गिना दिए।
तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जो पहले बच्चे से सवाल किया गया उसका जवाब पूछो और जो अभी पूछा गया इसका जवाब पूछो, तो मैच नहीं करेगा, तो इसको वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे। तो इसमें इस परिभाषा में सबसे बड़ी बात यही है कि किसी से भी सवाल पूछा जाए सबका जवाब एक जैसा रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब यही होता है, समझ गए। अब इसी के आगे हम आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि लिखा कैसे जाता है समुच्चय को। अब आगे जानेंगे कि आगे इसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अब जैसे कि समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, तो समुच्चय का जो नाम हो जाएगा अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि मान लो यही बोल दें कि मान लो बोल दिया मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय मुझे लिखना है, तो मैं पहली बात तो सेट का नाम लिखूँगा ए, ठीक। और फिर इस सेट के जो अवयव होंगे उसको मंझला कोष्ठक के अंदर बंद करेंगे। ये ब्रैकेट जो होगा इसी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। अच्छा, अंदर जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है अवयव। जैसे ये है ए ई आई ओ यू, तो अंदर जो लिखा जाता है इसको एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। इसको कॉमा से अलग किया जाता है। अच्छा, इसमें क्रम का कोई महत्व तो नहीं, ऐसा नहीं कि ए यहाँ लिखा है तो ए यहाँ नहीं लिख सकते हैं, या यू यहाँ लिख दिया तो यहाँ नहीं, मतलब कहीं भी लिख सकते हैं, बस इसमें लिखना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इसमें कोई भी अवयव रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मैं उदाहरण भी लूँगा, जैसे मैं एक उदाहरण लेकर आपको बताता हूँ। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया स्कूल लिख दिया, तो स्कूल में सारे अक्षर एक एक बार लेना है, रिपीट नहीं करना है। तो जैसे मैंने लिख दिया एस लिख दिया, सी लिख दिया, एच लिख दिया, ओ लिख दिया, एल लिख दिया, ठीक है ना। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। ठीक, अब आगे जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये जान ली। अच्छा, एक बात और जानना है, जैसे मुझे बताना हो कि एस जो है इस सेट का अवयव है, तो उसको एक निशान है जिसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि एस इस सेट का अवयव है, तो मुझे ऐसे लिखना होगा एस एलिमेंट है किसका, ए का। ये इस निशान को एप्सिलॉन बोलते हैं, मतलब हिंदी में कहा जाता है संबंध रखता है। जैसे भी बोलना हो, सी जो है एलिमेंट है ए का, एच एलिमेंट है ए का। इसी प्रकार बोलना हो ओ एलिमेंट है ए का, एल एलिमेंट है। अच्छा, ऐसा कोई अच्छा राज्य जो इसमें ना हो और मुझे मना करना हो, उदाहरण के लिए मान लीजिए इसमें ए नहीं है और मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा ए एलिमेंट नहीं है इसका, तो ऐसे करके काट देंगे इसे, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए। अब कुछ ऐसे यहाँ पे मतलब शॉर्ट नेम है जो हमारे लिखने की जो समस्या है उसको दूर करेंगे। जैसे कि हमें कुछ चीज़ें लिखनी है तो उसको शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं, तो उसका संकेत क्या होगा उसको जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए मुझे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना हो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो या तो इतनी हिंदी में इतना बड़ा लिखा जाए या शॉर्ट में एन लिख दिया जाए बस, ठीक। इसी प्रकार मान लो पूर्णांकों का समुच्चय लिखना हो, पूर्णांकों का समुच्चय चेट से दिखा सकते हैं या इंटीजर है तो आई से दिखा सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार मान लो पदमेय संख्याओं का समुच्चय लिखना हो, पदमेय संख्याओं का समुच्चय, तो इसको क्यू से दिखा देंगे। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं का समुच्चय अगर है तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो इसको दिखा देंगे डब्ल्यू से। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो उसको आर से दिखा देंगे। अब क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो धनात्मक होती है तो वैसे ही रहेगा, लेकिन पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको लिखना हो कि धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, बस कुछ करना नहीं, बस इसी के आगे ऊपर प्लस लगा देना है। जैसे मान लो पदमेय संख्या प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक, कुछ नहीं करना है, बस प्लस लगा देना है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लिखना है, जो कि पूर्ण संख्या हालांकि धनात्मक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक संख्या है प्लस माइनस दोनों में होती हैं, तो इसमें अगर मान लो लिखना है कि धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय, ऊपर प्लस लगा देंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि समुच्चयों को लिखा कैसे जाता है। तो इसमें हम इसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे और समुच्चयों के लिखने के प्रकार जानेंगे।
समुच्चय के लिखने के प्रकार, जिसमें पहला जो टाइप हो जाएगा हमारा, जिसको हम लोग रोस्टर विधि बोलेंगे। ठीक है, जिसको रोस्टर विधि भी बोलते हैं या आप तालिका विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। पहली विधि हो जाएगी रोस्टर फॉर्म या सूचीबद्ध भी बोलते हैं इसको, सूचीबद्ध या रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इंग्लिश वर्ड है और सबसे ज़्यादा नाम ही लिया जाता है, सूचीबद्ध तो बहुत कम ही बोलते हैं लोग। दूसरा हो जाता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब दोनों के एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सूचीबद्ध या रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक सूचीबद्ध रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर सूचीबद्ध फॉर्म में लिखना हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने सेट का पहले तो कोई नाम रख दिया, अब यहाँ लिखेंगे एक्स, स्मॉल लेटर में होगा, छोटे अक्षर में होगा, फिर दो बिंदु लगाएंगे। इस दो बिंदु का मतलब होता है सच दैट, जिसको हिंदी में कहते हैं जो है या इस प्रकार है ना। कुछ रेफरेंस बुक में आपको ये निशान ऐसे न देख के ऐसे वाला हो जाएगा, ऐसे खींच देंगे, ऐसा भी निशान होता है। अब जो लिखा है इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्या लिखा है, तो हमने लिखा एक्स, तो एक्स के बारे में मुझे बताना पड़ेगा एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, और ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हो जाएगा। फिर अब मान लीजिए तो मैंने किस तरीके से लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। अब इसी चीज़ को अगर मुझे, क्योंकि किताबों में से दोनों तरीके से लिखा मिलेगा आपको, समुच्चय निर्माण विधि में भी लिखा मिलेगा और रोस्टर विधि में भी लिखा मिलेगा। अब अगर ये ऐसा लिखा मिला है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यही चीज़। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय का मतलब ये हुआ ए ई आई ओ यू, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो समझ गए। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं विधि को। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि v बराबर y और 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। अब ये लिखा है समुच्चय निर्माण विधि में, लेकिन मान लीजिए कि अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, 10 से कम 10 से सम प्राकृत, यहाँ पे लिख दीजिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब कितना हो जाएगा, 2 4 6 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से पहली एक्सरसाइज के लिए हमने जितनी इन्फॉर्मेशन थी ज़रूरी वाली वो समझ ली है, और अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज यहाँ पर फर्स्ट ए, एक बात फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे उससे आपके एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप सब आराम से बना ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही रेफरेंस बुक, ऐसे मैं हर स्वरूप से पढ़ा रहा हूँ तो हर स्वरूप को तो आप कर ही पाएंगे, और बाकी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन जो हैं या जो अदर बुक रेफरेंस बुक है जैसे आर्यंत हो गई, एनसीईआरटी, तो आप वैसे भी इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मेरे पास ये पुरानी बुक है, पुराने संस्करण की, इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। जैसे में दिया गया रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन का निशान है अथवा एप्सिलॉन नहीं है, भरिए जब समुच्चय। अब ये मैंने आपसे बताया हुआ था कि जैसे जो अवयव लिखा है, अगर ये अवयव इसका मतलब एलिमेंट है इस सेट का तो वहाँ ये वाला निशान लगा देंगे, नहीं होगा तो ये वाला निशान लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, अब इसमें बताया गया 5 इसका एलिमेंट है कि नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा निशान लग जाएगा, एप्सिलॉन का निशान लग जाएगा, ये वाला। ठीक है ना। इसी प्रकार 8 इसका एलिमेंट है कि नहीं, 8 इसमें है, नहीं है, तो एप्सिलॉन के निशान ऐसे लगा के ऐसे काट देंगे इसे कि नहीं है इसमें। 0 इसमें है, बिल्कुल नहीं है, तो एप्सिलॉन के निशान लगा के ऐसे काट देंगे। ठीक, इसी प्रकार 4 इसमें है, तो 4 इसमें है, तो एप्सिलॉन का निशान लगेगा कि हाँ इसमें है। 2 इसमें है, हाँ बिल्कुल है, तो 2 संबंध रखता है इसमें, हाँ बिल्कुल है। 10 है, 10 नहीं है,
10 लिख के ऐसे काट देंगे, 10 इसमें नहीं है, 10 संबंध नहीं रखता है समुच्चय से। देखो इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। और देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इसमें अगले सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन आपके पास भी बुक होगी, तो मैं सीधा क्वेश्चन रीड करता हूँ। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय, मतलब जे अक्षर से जो प्रारंभ होते हैं उनके महीने कौन कौन से हैं। तो इसमें से दूसरे का पहला सवाल हो जाएगा। सेट का नाम अगर आप रखना चाहें कोई तो रख सकते हैं, ठीक है। तो जे अक्षर से प्रारंभ क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, जून हो जाएगा और ये जुलाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछ लेता कि बताइए समुच्चय है कि नहीं है, तो समुच्चय है, क्योंकि ये एक सुपरिभाषित समुच्चय है। सुपरिभाषित इसलिए कि ये सवाल आप किसी से भी पूछेंगे आपको जवाब यही मिलने वाला है, जनवरी, ठीक है, शॉर्टकट में जैन लिख दिया है, जून और जुलाई, यही 3 महीनों के नाम इसमें आने वाले हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है हमारा, इसमें लिखा गया भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब इन्होंने कह दिया कि प्रतिभाशाली हो ऊपर से लेखक हो, तो ये पहली बात ये एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अभी आपको इस इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि प्रतिभाशाली का तो मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति के हिसाब से तो अलग अलग लेखक प्रतिभाशाली हो सकते हैं। किसी को मुंशी प्रेमचंद पसंद है, तो किसी को कबीरदास पसंद है, किसी को कौन पसंद है, तो इनकी लिस्ट अलग अलग हो सकती है। इसको पहली बार समुच्चय ही नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आपको ये लिख देना है, ये एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। तीसरा हो जाएगा आपका विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसमें भी यही आंसर सीधा लिख देना है, ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो 11 बल्लेबाज विश्व के सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकते हैं, आपके हिसाब से कोई दूसरी लिस्ट हो सकती है। मैंने अभी उदाहरण में आपको समझाया था, आप एबी डिविलियर्स का नाम बता दें, रिकी पॉन्टिंग का नाम बता दें, है ना। अपने भारत के सचिन तेंदुलकर का हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे नाम आप बता सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए तो किसी भी इंडिया खिलाड़ी का नाम ही ना ले, वो किसी दूसरे खिलाड़ी का नाम ले ले कि मेरे हिसाब से तो ये लिस्ट प्रतिभाशाली है, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा। जवाब नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3 नंबर है, ये चौथा हो जाएगा हमारा आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो यहाँ लिखना है आपको, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए समुच्चय है। और स्पष्टीकरण देना चाहें तो आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि जिस प्रकार मैंने भी आपको समझाया था कि कक्षा में जो बच्चों की संख्या है वो निश्चित ही होगी, और उसमें किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको जवाब एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। 5वां सवाल है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या हो सकता है, तो अगर आप लिखना चाहें प्राकृतिक संख्याओं पर 100 से कम हो, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, करते करते 100 से कम होना चाहिए, मतलब 99, ठीक है। अब यही आंसर सभी बताएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि जवाब बदलेगा, ठीक है। अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको समुच्चय की परिभाषा और कंसेप्ट दोनों समझ में आ चुके हैं, ठीक है। 5 नंबर हो गया। छठा देखेंगे हम। अब छठे में ये लिखा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो इसमें यही लिखेंगे, ये एक सुपरिभाषित संग्रह, जैसे इसमें लिखा था वैसे यहाँ भी लिखेंगे सेम वही चीज़, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि लेखक मुंशी प्रेमचंद जो हैं कितने भी उपन्यास लिखे हों लेकिन लिमिटेड ही लिखे होंगे, संख्या भले ही ज़्यादा हो सकती है लेकिन लिमिटेड ही लिखे हैं, ठीक है। और वो नाम जब किसी से पूछेंगे तो आपको जवाब सेम मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको सुपरिभाषित संग्रह बोला जा सकता है, अर्थात ये समुच्चय है, ठीक। इसके आगे 7 नंबर सवाल में लिखा गया सभी सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। तो सभी सम पूर्णांक संख्याओं के संग्रह का यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है। भले ही संख्या ज़्यादा हो जाएगी, हम अनंत तक नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इन्होंने बोला सम हो और पूर्णांक हो का संग्रह, जैसे आप कह दीजिए
कि 2 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, करते 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 हम अंत तक नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना भी बताएंगे सब एक जैसा ही बताएंगे सभी लोग। ठीक है, 8 नंबर आपका हो जाएगा। 8 नंबर में इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह हो जाएगा। इसमें भी यही चीज़ लिख देनी है, ये एक सुपरिभाषित संग्रह है, सेम वही चीज़। ठीक, क्योंकि किताब में मैं कहता हूँ 500 क्वेश्चन है तो 500 सभी बताएंगे। मान लीजिए 100 की किताब ली आपने बताया कि पूरी किताब ख़त्म करने पे 1000 क्वेश्चन है इसमें, तो अगला कोई किताब खरीदेगा स्वरूप की तो वो भी कहेगा 1000 ही है। ठीक है ना। तो इसमें अध्याय या मान लीजिए कोई चैप्टर का उदाहरण ले लीजिए आप, आपने कहा कि जो समुच्चय सेट है इसमें 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन तो सभी बताएंगे ना उसमें, कि जितने भी बच्चे किताब खरीदेंगे वो कहेंगे 60 क्वेश्चन मेरे में भी है। ठीक है ना, मतलब एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए समुच्चय भी है। 9वां और लास्ट क्वेश्चन दूसरे का, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो विश्व के खतरनाक जानवरों का समुच्चय, ये पहली बात सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, यह है एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है ना, इसलिए समुच्चय नहीं होगा ये, समझ गया ना। क्योंकि मैंने अभी आपको बेसिक में बताया था कि खतरनाक जानवरों का समुच्चय जो आप बोल रहे हैं ये सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय को बनाओ। जैसे तीसरे का पहले सवाल में बोल रहे हैं कि जिनके अंत में 5 हो, तो जिनके अंत में 5 हो तो एक तो आपका 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक, दूसरे में क्या हो जाएगा, जिनके अंत में 7 हो, तो 7 में क्या हो जाएगा, 7, 17 और 27 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जिनके अंत में 0 हो, तो अच्छा सेट का नाम आप बदल भी सकते हैं, मैं बार बार ये लिख रहा हूँ, आप 10 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो और ये 30 लिख सकते हो। तीसरा, चौथा हो जाएगा आपका जिनमें अभाज्य संख्याएं हों। तो अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या हुआ, एक होता है कि जैसे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, हालांकि छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे, खुद से कटे, किसी और से ना कटे, वो अभाज्य संख्या हो जाती हैं। तो अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी हो जाती है 2, फिर 3, फिर 7, फिर 7 के बाद 11, और 11 के बाद आ जाएगा आपका 13, 14 नहीं होगा, 15, 16, 17, फिर 19, 20, 21, 22, 23 हो जाएगा। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अभाज्य संख्याओं के बारे में आपके पास जानकारी पहले से होगी। ठीक है, पांचवा, जिनमें सम संख्याएं हों। तो जिनमें सम संख्याएं हों, तो सम संख्या तो 2, 4, 6, 2 के गैप करते 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 30 तक ये पूरा हो जाएगा। जिनमें विषम संख्याएं हों, जिनमें विषम संख्याओं का मतलब ये हुआ कि 1, 3, 5, 7, 2 के गैप करते करते कहाँ तक चले जाएंगे आप, 29 तक चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप सवाल बना सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में से आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।